जय हिंद एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करेंगे कि टीसीएस साइकिल के कंप्लीट होने के बाद जो रिड्यूस्ड प्रोडक्ट बने वो कैसे जो है फर्दर एटीपी की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो भाई यहाँ नाम ही है ऑक्सीडेटिव का मतलब है किसी न किसी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसी न किसी का रिडक्शन भी होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस क्या है, कपल्ड प्रोसेस है। ठीक है, तो ये देखिए एक डायग्राम है, पहले हम रिकैप है माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है। हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर लेयर होती है और इनर लेयर होती है, और इनर लेयर के अंदर जो भी कंपोनेंट प्रेजेंट है उसे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा था कि साइटोसॉल जो था, साइटोसॉल के अंदर कौन सा प्रोसेस हो रहा था भाई, एन एरोबिक प्रोसेस हो रहा था, जिसमें ग्लूकोज की लिसिस हो रही थी 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट में। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ये भी प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन है। कैसे पता भाई, NADH यहाँ पे भी प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अच्छा, NADH एक रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है, तो इससे हमको क्या पता चला कि ये प्रोसेस में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये स्टेप वाइज प्रोसेस है, इसका वीडियो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। अब यहाँ पे देखिए, ये पाइरुवेट मॉलिक्यूल ये जाता है कहाँ, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ठीक है, इसको तो आप पहचानते ही होंगे, अभी हमने रिसेंटली पढ़ा है पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, जो 3 एंजाइम्स का एक मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, वो इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। और किसका प्रोडक्शन होता है भाई, एसिटिल को ए का प्रोडक्ट। ये एसिटिल को ए हमने देखा था कि ये किस में पार्टिसिपेट करता था भाई, द सिट्रिक एसिड साइकिल में। और हम जानते हैं कि सिट्रिक एसिड साइकिल में क्या हो रहा था, स्टेप वाइज क्या हो रहा था भाई, ऑक्सीडेशन हो रहा था। क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन। और जब भी इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, एसिटिल कोए का, तो किसी ना किसी का रिडक्शन होना चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये प्रोड्यूस हो रहा है NADH और FADH। दे आर वेरी हैप्पी, दे एक्सेप्टेड द इलेक्ट्रॉन्स। ये ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन क्या किया इन्होंने, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसका रिडक्शन हो जाता है। लेकिन यहाँ ये है कि NADH तो यहाँ पे भी प्रोड्यूस हुआ है ग्लाइकोलिसिस के दौरान, तो इसको भी अगर फर्दर प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में, तो इसको भी यहाँ से चल के कहाँ आना पड़ेगा, मैट्रिक्स में। ठीक है भाई, तो ये नहीं कि केवल NADH यहीं प्रोड्यूस हो रहा है, NADH यहाँ पे भी एनाबॉलिक पाथवे में प्रोड्यूस हो रहा है साइटोसॉल के अंदर। और NADH ही नहीं, एक और भी इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो NADPH है, वो भी इसी के सिमिलर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जब FADH और NADH प्रोड्यूस हो गया तो दे हैड टेकन इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन इन सिट्रिक एसिड साइकिल। अब ये क्या करेंगे, दे हैप्पीली डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन टू दीज पीपल। अरे वाह, ये देखो, ये 4 लोग एक कतार में खड़े हैं, बिल्कुल सीरीज में खड़े हैं, चेन में खड़े हैं, है ना, चेन जैसे हाथ जोड़ के एक दूसरे का खड़े हैं। एंड दे आर वेरी हैप्पी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, है ना। और इनके देखिए यहाँ पे आगे नेम प्लेट भी लगा है, जैसे हम लोग जब रनिंग करते हैं, रेस होती है, तो वहाँ नेम प्लेट लगता है। तो देखिए ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसा नाम क्यों दिया गया इनको, ये है प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। और ये साथ में इसी सीरीज में खड़े रहते हैं, एक कतार में खड़े रहते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं हम रेस्पायरेटरी चेन। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स को किसको दे दिया गया, किसको दे दिया गया, रेस्पिरेटरी चेन को दिया गया। ठीक, अच्छा, सरिता का क्वेश्चन है भाई सर इसको रेस्पिरेटरी चेन क्यों बोलते हैं, तो अभी देखते हैं बेटा। और इसे क्या कहते हैं, एक दूसरा नाम भी देते हैं ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, है ना। ऐसा क्यों कहते हैं, ये दोनों चीज़ें देखते हैं। तो ये जब इलेक्ट्रॉन अपना डिलीवर करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन ये अपने पास नहीं रखेगा, फर्स्ट इट विल रिसीव एंड इट विल गिव इट टू सेकेंड वन, और ये किसको देगा, थर्ड को, और ये किसको देगा, फोर्थ। और फोर्थ वन देखिए अपने हाथों से इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, देखिए ऑक्सीजन को दे रहा है ना। ऑक्सीजन को क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये जो चेन है रेस्पिरेटरी चेन, इसीलिए कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है अल्टीमेटली किसके पास जा रहा है भाई,
ऑक्सीजन के पास। इसीलिए ये पूरा प्रोसेस क्या है, एरोबिक है कि एनाएरोबिक, एरोबिक प्रोसेस है, ऑक्सीजन डिपेंडेंट प्रोसेस है, ठीक है ना। लेकिन ये ऑक्सीजन को सिंस इलेक्ट्रॉन डिलीवर कर रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी चेन। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है जंप करते हुए एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स पे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं ईटीसी। अच्छा, ईटीसी में एक और प्रक्रिया हो रही है। जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा रेस्पिरेटरी चेन के थ्रू, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगा भाई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ से होते हुए किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान उसकी जो ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन की, जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, जब यहाँ से निकला तो यहाँ जाने में जो ऊर्जा है उसके द्वारा क्या किया जाएगा, ये जो मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया से, वहाँ से H+ को कहाँ भेज दिया जाएगा, दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसमें भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऊर्जा कहाँ से आई, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट से आई कि इस प्रोटॉन को पंप कर दिया गया मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में, जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन थी और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, उसके बीच में पंप कर दिया गया इसको, ठीक है। जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ये तो बहुत सारे आयंस के लिए परमिएबल है, पर H+ के लिए ये परमिएबल नहीं है। अच्छा, उसके बाद देखिए जो इनर मेम्ब्रेन है इस पे H+ को जाने के लिए एक ही रास्ता है ना, इनर मेम्ब्रेन से मैट्रिक्स में पुनः H+ को जाने के लिए एक रास्ता है जिसको हम लोग बात करेंगे। तो आउटर मेम्ब्रेन से तो वो बाहर नहीं जा सकता, तो इसकी वजह से जो ये प्रोटॉन को पंप किया गया किसमें, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, तो उसकी वजह से क्या क्रिएट हो गया भाई, देखिए क्या क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट प्रोड्यूस हो गया। क्या प्रोड्यूस हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये प्रोटॉन, इसके बीच में खूब सारे प्रोटॉन, तो देखिए चारों तरफ जो इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है उसमें प्रोटॉन्स भर गए पूरी तरह से, है ना, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, है ना। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो है ये एक ऊर्जा का काम करता है ना, लेकिन इससे ऊर्जा कैसे निकलेगी भाई, क्योंकि प्रोटॉन तो बाहर जा नहीं सकता, है ना, जब भी उसका डाउन हिल फ्लो होगा तो उससे एनर्जी यूटिलाइज की जा सकती है। तो देखिए यहाँ पे बाहर कॉन्सेंट्रेशन H+ का ज़्यादा है और अंदर कम है, तो ये इस F0 F1 पार्टिकल के थ्रू अंदर आएगा H+ यहाँ से, है ना। ये दो ट्यूब्स हैं, देखिए हाफ चैनल्स हैं जो मिल करके फुल चैनल्स बनाते हैं, जिसके थ्रू ये H+ अंदर आएगा, और इसकी जो ऊर्जा होगी उसको यूज करके यहाँ पे किसकी सिंथेसिस होगी, ATP की सिंथेसिस होगी। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, कि TCA साइकिल से जो ये रिड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन जब देते हैं किसको, रेस्पिरेटरी चेन को, तो ये इसके ऊपर किस तरह से ट्रेवल करते हैं, ठीक है, क्या क्या वहाँ उसके कैरियर्स है इलेक्ट्रॉन के, और प्रोटॉन के द्वारा इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट कैसे प्रोड्यूस होता है, और इस ग्रेडियंट को यूज करके F0 F1 किस तरह से ATP की सिंथेसिस करता है। लेक्चर के इस सेक्शन में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के बारे में। हम जानते हैं कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। चेन में क्या होगा, हर कॉम्प्लेक्स के अंदर भी सर्टेन कंपोनेंट्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं इलेक्ट्रॉन के चैनलिंग में, है ना, या कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है भाई NAD और FAD की। तो यहाँ देखिए NAD है और हमारे पास है FAD। अब NAD और FAD में क्या है, आप ध्यान दीजिए, NAD जो है वो क्या है भाई, यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, और FAD भी क्या है, यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। कहीं पे भी किसी भी रिएक्शन में अगर डिहाइड्रोजिनेजेस एंजाइम्स इन्वॉल्व है, जैसे हमने क्या कौन कौन से एंजाइम देखे थे भाई TCA साइकिल में, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, है ना, और क्या देखा था हमने, अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज। ये जितने भी डिहाइड्रोजिनेजेस हैं,
अगर हम मोटी मोटी बात समझें तो वहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। और जब भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा तो वहाँ पे एक जो है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और एक सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जिस मॉलिक्यूल का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए कौन प्रेजेंट होंगे, NAD प्रेजेंट होंगे या FAD। ये यूनिवर्सल है, ध्यान दीजिए। कहीं पे भी अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है और इस इलेक्ट्रॉन को ट्रैप करके रिजर्व रखना है तो वहाँ पे या तो NAD होगा या FAD होगा। ठीक है, ज़्यादातर कंडीशंस होता है जहाँ पे NAD होता है, क्योंकि मोस्टली NAD जो है वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन कैरियर है, मतलब वो किसी मेम्ब्रेन से अटैच नहीं होता है। जबकि FAD के केस में वो मेम्ब्रेन से अटैच होता है, इसलिए उसको जो है फ्री इलेक्ट्रॉन कैरियर हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन दोनों ही यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं। तो अगर हम NAD का, तो ये देखिए AMP से जुड़ा है और ये निकोटिन एडिनी डाई न्यूक्लियोटाइड है। क्या है भाई, डाई न्यूक्लियोटाइड है। डाई क्यों बोल रहे हैं, एक तो AMP हो गया, दूसरा देखिए राइबोस शुगर फिर से है और उससे कौन जुड़ा है, निएसिन जुड़ा है, निकोटिनामाइड जुड़ा है। ठीक है ना। तो अब इस स्ट्रक्चर को आप फोकस करिए, यही स्ट्रक्चर के अंदर चेंज होने वाले हैं ड्यूरिंग रिडक्शन। तो यहाँ देखिए एक कार्टून डायग्राम हम लोगों ने बनाया है, ये है NAD प्लस का। तो NAD प्लस में आप देखिए तो यहाँ पे अगर नाइट्रोजन के नंबर ऑफ बॉन्ड्स आप काउंट करेंगे तो 3 से ज़्यादा है, मतलब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा भाई, प्लस चार्ज आ जाएगा। इसीलिए NAD क्या है, प्लस होता है। ठीक है, अब सपोज करिए कोई सबस्ट्रेट है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, सबस्ट्रेट है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा या उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो यहाँ देखिए 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं जब इस सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और एक प्रोटॉन इसने वाटर से ले लिया, क्योंकि इंटायर सिस्टम जो बायोलॉजिकल सिस्टम है पानी के अंदर है तो वहाँ से ले लिया इसने। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा रिसीव किया जाएगा, NAD के द्वारा। तो उसके लिए हो क्या रहा है, देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और उसके साथ साथ यहाँ देखिए चेंज आ रहा है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गया। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर हो जाता है NADH, और ये स्ट्रक्चर वॉक करके कहीं पे भी जा सकता है, और जिस रिएक्शन में भी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी वहाँ पे ये डोनेट कर सकता है, इसीलिए इनको इलेक्ट्रॉन कैरियर बोला जाता है। उसी तरह से जब ये रिएक्शन रिवर्स होगा, अगर NADH का ऑक्सीडेशन होता है तो पुनः वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को दे देता है। इसको हम आगे देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। उसी तरह FAD के केस में क्या होता है, या इसी को FMN भी कहते हैं, तो फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे देखिए AMP है और उसके साथ कौन जुड़ा है भाई, राइबोफ्लेविन जुड़ा है। ये जो स्ट्रक्चर इतना बड़ा सा आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर कौन सा है, राइबोफ्लेविन का पार्ट है ना। ये एक तरह का बी एंजाइम है। तो राइबोफ्लेविन में आपको जो स्ट्रक्चर पे फोकस करना है वो स्ट्रक्चर का पार्ट ये है। अब देखिए ये है स्ट्रक्चर FAD का, है ना, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। तो ये स्ट्रक्चर में हम उसी पार्ट को दिखाए हैं जिसमें कि चेंज होना है। अब सपोज करिए FAD वो जो है क्या करता है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, उसके साथ साथ 2 प्रोटॉन भी एक्सेप्ट करता है। तो जब ये एक्सेप्ट करता है तो एक मॉलिक्यूल है, सबस्ट्रेट है, जिसका क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस सबस्ट्रेट का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। तो सबस्ट्रेट का जब ऑक्सीडेशन होगा तो FAD का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जाके जुड़ गए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और FAD द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट किए गए हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, FADH2 में। अब ये FADH2 जब किसी रिएक्शन में
सबस्ट्रेट का क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो वहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को डोनेट करेंगे। तो इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं जो और भी इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये इनको बहुत ध्यान से देखिए, ये क्यू है मिस्टर। पहले देखिए ये स्ट्रक्चर, इनको बहुत ध्यान से देखिए, ये क्यू है, मिस्टर क्यू। इनका नाम क्या है भाई, मिस्टर क्यू, है ना, याद रहेगा। मिस्टर क्यू क्या है, क्यूनॉल है। क्यूनॉल क्या होता है भाई, हमने आपको बताया लिपिड की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें 2 लिपिड लेयर्स होती हैं, बाई लेयर होता है ना जो सेल मेम्ब्रेन है हमारा, तो उसमें ये प्रेजेंट होता है उस मेम्ब्रेन के बीच में। तो इसका नेचर कैसा होगा, हाइड्रोफोबिक होगा कि हाइड्रोफिलिक होगा। हाँ, अतीक कह रहे हैं सर हाइड्रोफोबिक होगा, क्योंकि दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो फैटी एसिड चेन होती है वो स्ट्रक्चर होता है। वेरी गुड। तो वहाँ पे ये क्यूनॉल प्रेजेंट होता है, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होगी उसके अंदर जो इनर लिपिड लेयर होगी वहाँ पे ये क्यूनॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखिए क्यूनॉल के साथ क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं और प्रोटॉन को। ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे तो ये पहले स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्यूनोन। क्या बोलते हैं भाई, क्यूनोन। और ये जब एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो इसको बोलते हैं एस क्यू, सेमी क्यूनोन, है ना। और ये जब 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, सेमी क्यूनॉन एक इलेक्ट्रॉन को फर्दर एक्सेप्ट करेगा उसके साथ साथ H प्लस को। तो यहाँ देखिए ये जो स्ट्रक्चर बन जाता है इसको बोलते हैं क्यूनॉल। ऑल हो गया, यहाँ दोनों जगह देखिए OH ग्रुप हो गया कि नहीं, यहाँ पे भी OH ग्रुप है और यहाँ पे भी OH ग्रुप है। और ये क्या है, फ्री रेडिकल फॉर्म में है, सेमी क्यूनॉल, है ना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जब हम लोग क्यूनॉल साइकिल पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के साथ। ठीक है ना। तो ये आप देख रहे हैं कि ये भी एक इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसका क्या होगा भाई, रिडक्शन होगा। यहाँ पे भी क्या होगा, रिडक्शन होगा। और अगर रिवर्स आएगा तो ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन होगा। तो ये एक तीसरे तरह का इलेक्ट्रॉन कैरियर हो गया जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पाया जाता है। अब एक इलेक्ट्रॉन कैरियर की बात करते हैं जो क्या है, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, है ना, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे देखिए आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स क्या है भाई, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये जो आपको दिखाया गया है ये प्रोटीन है। प्रोटीन के अंदर एक अमाइनो एसिड होता है सिस्टीन। सिस्टीन क्या होता है, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होता है। तो वो किसके साथ बॉन्डिंग करता है, आयरन के साथ। और आयरन किस फॉर्म में रहता है, +2 फॉर्म में, है ना। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, तो यहाँ पे आयरन +2 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर डोनेट करेंगे तो +3 में। और अगर इलेक्ट्रॉन को लेते हैं ये तो +3 से +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो सल्फर को आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स है ये भी इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करता है। अब आ जाइए एक सबसे यूनिक तरह का है ये, है ना, इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। कहाँ पे रोल है भाई, तो जितने भी डिटॉक्सिफाइंग एंजाइम होते हैं, आपने सुना होगा P450, साइटोक्रोम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, है ना। साइटोक्रोम्स क्या करते हैं, ये देखिए जो रेड से दिखाया गया है आपको चारों तरफ, ये स्ट्रक्चर ये क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन के साथ ये क्या जुड़ा है भाई, इतना बड़ा सा रिंग स्ट्रक्चर है। आप जानते हैं ये हीमोग्लोबिन में भी पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। और ये क्या है, पोरफायरिन रिंग है। क्या है, पोरफायरिन रिंग, है ना। और जब भी कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो प्रोटीन नहीं है और प्रोटीन के साथ कोवैलेंटली लिंक्ड है, तो ये क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा लिंक्ड है,
तो ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या कहते हैं भाई? प्रोस्थेटिक ग्रुप, है ना। और यहाँ देखिए सेंटर में क्या है? अगेन आयरन है, तो दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड डोनेट इलेक्ट्रॉन आल्सो, सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इनके साथ क्या इंपॉर्टेंट है, इनके नाम को देखिए, साइटोक्रोम, क्रोम मीन्स कलर। जो भी वेवलेंथ हम देख सकते हैं वो किस में आती है भाई? विजिबल रेंज में आती हैं। 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर, यही क्या है? विजिबल रेंज है, यहाँ हम देख सकते हैं। तो ये जो साइटो मतलब सेल के, क्रोमा मतलब कलर्स हैं, इनको बोल सकते हैं। तो ये क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज फॉर्म में और रिड्यूस फॉर्म में वेवलेंथ जो है इनका एब्जॉर्प्शन चेंज होता है और स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को ये एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे देखिए यहाँ एक दिखाया गया है साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम सी। अभी हम लोग बहुत तरह के साइटोक्रोम देखेंगे जब हम ETC पढ़ेंगे, उसमें A है, A3 है, C है, C1 है, B है, बहुत तरह के साइटोक्रोम है, लेकिन यहाँ एक पर्टिकुलर दिखाया गया है। तो इसमें देखिए अगर हम परसेंटेज एब्जॉर्बेंस लें, 100% ये है एब्जॉर्बेंस, ठीक है। तो जब हम इस मॉलिक्यूल को स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में डालते हैं तो, और ये क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट है। वेवलेंथ ऑफ लाइट विजिबल रेंज में हम 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक ले रहे हैं। और जैसे जैसे हम वेवलेंथ ऑफ लाइट बढ़ाते हैं हम देखते हैं कि ये 3 जगह पे एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है ना, 3 प्लेसेस, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम चेंज कहाँ हो रहा है भाई? यहाँ पे हो रहा है, ये है 450 नैनोमीटर, यहाँ आपको मैक्सिमम चेंज दिख रहा है। और एक चीज़ देखिए, रिड्यूस्ड फॉर्म जो है साइटोक्रोम का वो ज़्यादा एब्जॉर्बेंस शो कर रहा है देन ऑक्सीडाइज फॉर्म। तो जैसे ही ये साइटोक्रोम्स रिड्यूस होते हैं, इनको हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से मेजर कर सकते हैं कि इनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। इस बेसिस पे ही वो जो आप देखते हैं ना, कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 ऐसे आपको दिखता होगा, जो माइटोकांड्रिया पे आपने 10+2 में पढ़ा होगा कि वो एक चेन में रहते हैं, ठीक है। तो उसमें इसके द्वारा ही देखा गया कि कौन सा साइटोक्रोम कब ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसके बेसिस पे उसका प्लेसमेंट किया गया, ठीक है। अब बात आती है कि भाई कोई मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन क्यों ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। तो इसके लिए एक हमने शॉर्ट वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। हम लोग बात करेंगे कि ये सारे जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं वो किस तरह से इन्वॉल्व हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में।